Dear student, once again you are most welcome in my lecture. हम और आप दोनों मिलकर पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। काफ़ी डिस्कस कर भी चुके थे और मैंने आपको ये बताया था कि ह्यूमन यूनिसेक्सुअल एनिमल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में, मेल मैन में और फीमेल वुमेन में। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बताया भी था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको हमने क्लियर भी कर दिया था और ये भी बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन पार्ट है वो होते हैं टेस्टिस। ठीक, क्लियर हो गया। आज हमारे व्हाइट बोर्ड पर ये डायग्राम आपको वो नहीं मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए। पहले का स्ट्रक्चर ये हमने छोटा सा केवल इंडिकेट किया, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए। जरा ध्यान दें, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट टेस्टिस, जो कि यहाँ दिख रहा है। क्लियर। हमने आपको पिछले लेक्चर में ये कहा था कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं टेस्टिस, उसके बारे में अलग से डिटेल में आपको समझाएंगे। तो हम आ गए हैं अपने उस वादे के अनुसार, और आपने भी इस बीच पढ़ा भी होगा इसके, ताकि हम समझाएंगे तो आपको समझ में। पढ़ने लिखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक बार आप पढ़े रहेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो जल्दी से कॉपी और कलम खोल लें और हम लोग मिलते हैं टेस्टिस में। मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट टेस्टिस, ये जो दिख रहा है आपको, इस टेस्टिस को ये पूरा हमने डिटेल यहाँ पर बनाया। ये टेस्टिस का एक एलएस है। एलएस का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। हमने आपको पिछले किसी वीडियो में बताया था कि सेक्शन कुल 3 टाइप के होते हैं। एक एलएस खड़ा खड़ा, एक एलएस खड़ा खड़ा पूरा का लंबा लंबा काट दें, और एक टीएस बेड़ा बेड़ा इस तरह से काट दें चिप्स जैसे, और एक वीएस वर्टिकल सेक्शन तिरछा काट दें। तो 3 टाइप के सेक्शंस होते हैं, 3 प्रकार के सेक्शंस होते हैं। और एलएस हमने यहाँ पर जो दिखाया है आपको, वो टेस्टिस का ये एलएस है। जब टेस्टिस की हम बात कर रहे हैं तो टेस्टिस में हम ये भी स्टडी कर लें कि जो टेस्टिस है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में हम आपको बता चुके थे कि लंबाई जो होती है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर वाइडथ जो होती है, चौड़ाई जो होती है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ये चौड़ाई, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, और जो इसकी थिकनेस होती है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर। थिकनेस, मोटाई 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और इसका वेट हमने आपको ये भी बता दिया था कि लगभग 15 ग्राम के आसपास ये होता है। 15 का मतलब ये नहीं कि वेट करें तो सुई का कांटा 15 पे आकर उठ जाए। 15 से 14 ग्राम भी हो सकता है, 14.5 ग्राम भी हो सकता है, 15.5 ग्राम भी हो सकता है किसी में 14 ग्राम ही हो। तो कुल मिला के हमने आपको बताया अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम के आसपास ये होता है। दूसरी चीज, ये टेस्टिस के बारे में जान लीजिए। टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर होते हैं। एब्डोमेन के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, हमारी दोनों थाई के बीच में, दोनों जांघों के बीच में टेस्टिस सैक या स्क्रोटम में लटके हुए। क्लियर। ये भी आपको मालूम होगा, नहीं मालूम हो जान लीजिए कि कुछ एनिमल्स, कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनमें ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह जाते हैं, बाहर नहीं आते। एग्जाम्पल के रूप में आप हाथी, एलिफेंट, व्हेल, बैट, इन सब के बारे में जानें। ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही है, शायद इसलिए कि उनके बॉडी का टेम्परेचर
स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए फिट है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं। ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन का मेन चीज रिप्रोडक्टिव यूनिट, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो कि स्पर्म है और वो टेस्टिस से बनते हैं, इसके लिए ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से कम बॉडी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जो कि कहाँ मिलेगा? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर मिलेगा। ठीक, तो ह्यूमन बीइंग में कहाँ मैंने बताया? जांघों के बीच में एब्डोमिनल कैविटी से बाहर टेस्टिस सैक में लटके हुए। जबकि मैंने ये भी बता दिया कि कुछ एनिमल्स जिनमें टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होते हैं, जैसे एलिफेंट, व्हेल, बैट, इनमें एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही ये टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको एक और बता दें कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि माता के गर्भ के अंदर मदर ओम में डेवलप होता है फीटस का, तो 7th मंथ में या आफ्टर 7th मंथ ये टेस्टिस तो बनना शुरू हो जाते हैं पहले से ही, लेकिन 7वें महीने के बाद ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम सैक में उतर। क्लियर हुआ? ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम सैक में नीचे आ जाते हैं, अर्थात यहाँ से बाहर आए ये नीचे आके स्क्रोटम सैक में या टेस्टिस सैक में पूरी तरह से फिट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कुछ मनुष्यों में, कुछ बच्चों में, सब में नहीं, ये हजारों लाखों में एक आध कोई ऐसे केस भी हो जाते हैं जिसमें ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर नहीं आ पाते हैं। और जब एब्डोमिनल कैविटी से बाहर नहीं आ पाते हैं, इस कंडीशन को हम क्रिप्टोर्किडिज्म के नाम से जानते हैं। क्रिप्टोर्किडिज्म के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, क्रिप्टोर्किडिज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? तो इस बात को आप समझ गए। टेस्टिस में मेन चीज क्या होता है? टेस्टिस में स्पर्म बनने की प्रोसेस होती है, स्पर्म बनने की प्रोसेस। तो अब हम समझते हैं टेस्टिस में स्पर्म बनने की प्रोसेस को। हमने आपसे बताया कि हम अब आपसे ये डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने की प्रोसेस होती है, कहाँ बनते हैं। इस टेस्टिस का मतलब ये नहीं हुआ कहीं पर भी स्पर्म बनने लगेंगे। जरा देखिए पहले ध्यान से, फिर हम आपको और बता दें। ये टेस्टिस दिख रहा है आपको? ये टेस्टिस स्क्रोटल सैक में, या हमने जो आपको बताया स्क्रोटम में एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। जरा सा ध्यान दीजिए, जैसे ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर है तो अंदर ये भरे होते हैं। ठीक, ये हमने पहले वाले में डिस्कस किया था खूब अच्छी प्रकार से, और यहीं से ये उठा था। ध्यान दीजिए, अब आपको हम यहाँ पे बहुत छोटा सा डायग्राम इसे बनाया है, तो ये है। और नीचे की ओर ये टेस्टिस एक विशेष प्रकार के लिगामेंट, विशेष प्रकार के टिश्यू के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं अपनी अपनी ओर के स्क्रोटम सैक में या थैले की झिल्ली से, और इन विशेष स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्यूबर्नाकुलम। याद आया? ग्यूबर्नाकुलम, जिससे कि ऊपर नजर आता है, और ऊपर की ओर ये इस तरह से होता है, ऐसे होता है, यहाँ से इधर पेनिस जाएगा, और इसके बाद में यहीं से स्पर्मेटिक कार्ड होती है। स्पर्मेटिक कार्ड इसको फीड करने के लिए ब्लड वगैरह की सप्लाई करने का काम करती है, और तमाम प्रकार की नर्व सेल भी इससे अटैच होते हैं। क्लियर हो गया? अब हमने आपको बताया क्यों, हमने सिर्फ ये बताया कि ये अंदर है और ग्यूबर्नाकुलम के द्वारा ये अटैच है। दूसरी चीज, ये ऊपर की ओर देखें, कैविटी खुल गई, ये कैविटी यहाँ खुली है ना, ये कैविटी खुलने के बाद अब ये ऊपर नहीं जा सकते हैं। ऊपर चाहकर भी अगर जाना चाहें तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इनकी जो जगह है, स्पेस है इतनी छोटी सी, और इसके अंदर से ऊपर जाना चाहे नहीं जा पाए। इस प्लेस को, इस छोटी सी ट्यूब को, इस छोटी सी केनाल को हम बोलते हैं इंगुइनल केनाल। क्या बोलते हैं? इंगुइनल केनाल। हमने आपको बताया था अभी आज ही पहले, क्या बताया था कि
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 7वें महीने में ये एब्डोमेन से सरक कर नीचे आ जाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, जब एब्डोमेन से सरक कर नीचे आते हैं उस समय ये टेस्टिस छोटे होते हैं, तो छोटे अंदर जा सकते हैं और अंदर आने पर यहाँ जब बड़ा हो गया तब ये ऊपर नहीं निकल सकता। क्लियर? तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद जब इनका साइज बड़ा हो गया तो इंगुइनल केनाल से होते हुए अब ये ऊपर नहीं जा सकता, अंदर ही रहेंगे। क्लियर? और इसका एलएस अगर हम यूं काट दें तो हम काट करके देखेंगे तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। पहली चीज तो ये आप ये जान लें कि पूरा का पूरा टेस्टिस, ये चीज मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसको हटाएं, थोड़ी सी जगह बनेगी तो शायद हम इसमें आपके लिए कुछ और कर सकें। तो ये हुआ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा का पूरा टेस्टिस है, अगर हम देखें तो बाहर से अंदर के 3 कवरिंग के द्वारा ढका होता है। 3 कवरिंग, इन कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका। और बाहर से अगर अंदर की ओर हम चले तो सबसे बाहर की ओर देखेंगे, 1 नंबर हमने डाल रखा है यहाँ पे, ट्यूनिका वेजिनैलिस। क्या है 1 नंबर पे? ट्यूनिका वेजिनैलिस। क्लियर? ट्यूनिका वेजिनैलिस। और दूसरे नंबर की कवरिंग को हम देखेंगे तो मिलेगा ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। रेड कलर से हमने जो इंडिकेट कर रखा है वो दिख रहा है आपको, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और सबसे अंदर की ओर जो है, जो कंपार्टमेंट के बाहर की ओर है, उसे बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। कितनी कवरिंग हो गई? 3। कौन कौन सी? सबसे बाहर की ओर जो है उसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। उसके बाद उसके अंदर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और अंदर की ओर जब जाएंगे तो वहां पर हमें अलग मिलेगी तीसरी वाली कवरिंग, ये है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 कवरिंग मिलकर पूरे पूरे टेस्टिस की कवरिंग बनाती हैं, जिन्हें हम कॉमनली ट्यूनिका के नाम से जानते हैं। और ट्यूनिका जो 3 कवरिंग मैंने बताई है, बाहर से अंदर की ओर अगर हम देखें तो नंबर 1 पे क्या है? ट्यूनिका वेजिनैलिस, दूसरे नंबर पर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, तीसरा ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्लियर हुई? अब जरा यहीं पे देखें ध्यान से, ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की ओर धंस कर कंपार्टमेंट बना देती है। क्या बना देती है? कंपार्टमेंट बना देती है, छोटे छोटे चैम्बर बना देती है। और ये चैम्बर कुछ ऐसे होते हैं, ध्यान दीजिए, ये चैम्बर कुछ इस प्रकार से, ये जैसे है ये, अब हम इसके अंदर यूं चैम्बर बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये चैम्बर बन गए और ये चैम्बर कहलाते हैं, टेस्टिस के अंदर क्या है? तो कहलाते हैं टेस्टिकुलर लॉक्यूल। क्या कहलाते हैं? टेस्टिकुलर लॉक्यूल। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नीट के लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें से आते हैं और आप सस्पेंस में गलत करके चले आते हैं। मैंने क्या बताया? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की ओर धंस जाती है और वेरियस कंपार्टमेंट बना लेती है। ये अलग अलग कंपार्टमेंट, हमने यहाँ पर कुछ कंपार्टमेंट बनाए हैं, जो कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे कंपार्टमेंट को इस बोर्ड में आपको शो कर पाए। ये जान लीजिए कि एक टेस्टिस में इन कंपार्टमेंट की संख्या लगभग 250 होती है। कितनी? 250 कंपार्टमेंट। यहाँ पे हमने, आप दिख रहे हो डायग्राम में, 1 2 3 4 5 6 दिख रखे हैं, लेकिन हमारे पास इतनी जगह थी कि हम आपको 6 बना पाए और आपको उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना करके समझाने में एबल हो जाए। लेकिन रियलिटी यह है कि एक साइड के टेस्टिस में या एक टेस्टिस में कुल कंपार्टमेंट की संख्या कितनी होती है? लगभग 250। हो गई? नीट का क्वेश्चन है, कुल कंपार्टमेंट की संख्या कितनी हो गई? लगभग 250। ये आप देखेंगे तो एनसीईआरटी की किताब में भी इंडिकेट है। एनसीईआरटी की किताब में भी आपको साफ साफ मिल जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट्स आर प्रेजेंट in each testis. In each testis 250 compartments are present, and in each compartment approximately 2 to 3
मोस्टली 1 to 3, 1 से 3 तक या 2 से 3 तक ट्यूब्यूल्स होती हैं। इन स्मॉल ट्यूब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमने शॉर्ट में इंडिकेट कर रखा है टीएल। टीएल का मतलब क्या है? टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स। और इसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं ये हाईली कॉइल्ड, काफी उलझी हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या एसटी, क्लियर है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ईच कंपार्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 1 to 3, maximum 3 seminiferous tubules are present. In this way, in one testis, in whole, approximately 250 compartment, approximately 750 seminiferous tubules हो जाए। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। ये एक टेस्टिस को खड़ा खड़ा काट के हमने देखा तो इसमें ढेर सारे कंपार्टमेंट मिले। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की ओर धंसकर कंपार्टमेंट बना देती है और ये कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स, शॉर्ट में टीएल, टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स कहलाती है। और ये हर टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स में 1 से लेकर 3 तक, इनकी संख्या 1 से लेकर 3 तक होती है। किसकी? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की। ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती हैं और उलझी हुई लगती हैं। कैसी लगती हैं? उलझी हुई लगती हैं। तो कुल मिलाकर जब एक में 3 मैक्सिमम, तो पूरे में जो 250 कंपार्टमेंट थे, 250 टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स थे, तो 3 के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 750 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपको मिले। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी चीज है, आप इसको समझते रहिए। जहां चीज न समझ में आए, अच्छा इसको डायग्राम जरूर बनाएंगे। पॉज कर लेंगे वीडियो को और पॉज करके डायग्राम को बनाते हैं। ठीक, हम पॉज करके अगर हट जाएंगे तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, आपका ज्यादा जीबी खर्चा होगी। तो इसलिए हम आपको कम टाइम में ही ज्यादा अच्छे से अच्छा काम कराना चाहेंगे। क्लियर हो गया? तो ईच कंपार्टमेंट, दिस मीन्स total one testis divided into several part-like structure, and these part-like structures are called as testicular locules. And in each testicular locules, approximately 1 to 3 long, highly coiled tubule structure are present, which are called as seminiferous tubules. In this way, total approximately 750 seminiferous tubules may be present in each testis. एक टेस्टिस में 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। क्लियर हुआ? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ध्यान दीजिए, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आगे चलती हैं और आगे आने के बाद छोटी छोटी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि डॉटेड जो स्ट्रक्चर है, एक छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, उनमें आकर ये उलझ जाती हैं और उनसे होते हुए फिर आगे बढ़ती हैं। ये जो आपको एक जाल जैसा दिख रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। याद रखेंगे, रेटी टेस्टिस। क्लियर? ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आई हैं, जब आगे बढ़ेंगी तो इस पोर्शन में आ जाएंगी और ये कहलाएंगी रेटी टेस्टिस। ध्यान दीजिएगा, रेटी टेस्टिस हम कहाँ इंडिकेट करें? ये देखिए मैं इंडिकेट कर रहा हूं यहाँ पे, ये रेटी टेस्टिस, ये रेटी टेस्टिस है। जाल जो दिख रहा है ये रेटी टेस्टिस। क्लियर? अब रेटी टेस्टिस से महीन नलिकाएं निकलकर अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 15 से 20 महीन नलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें हम वैसा इफ्रेंशिया, याद रखिए वैसा इफ्रेंशिया के नाम से जानते हैं। ये मैंने लिखा है, कहाँ लिखा है भी? ये ग्रीन से, VE, वैसा इफ्रेंशिया। क्या कहलाती है? वैसा इफ्रेंशिया कहलाती है। और वैसा इफ्रेंशिया आगे चलकर हाईली क्वाइल्ड
स्ट्रक्चर में फिर मिल जाती हैं और इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? इपिडिडाइमिस। याद रखिएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके नीट एग्जाम के लिए भी। ठीक, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आगे चली, कहाँ आई? रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस से ये, और रेटिटेस्टिस ये क्यों है? बिकॉज इट लुक लाइक रेटिकुलम, इट लुक लाइक, इट अपीयर लाइक रेटिकुलम, और रेटिकुलम जैसा दिखता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं रेटिटेस्टिस। और फिर रेटिटेस्टिस से स्मॉल ट्यूब्यूल्स, ए बंच ऑफ स्मॉल ट्यूब्यूल्स, bunch of thin tubules, approximately in this bunch 15 to 20 tubules are present, and this region is called as vasa efferentia, VE याद रखिएगा, vasa efferentia। ठीक, और vasa efferentia again joined with a highly coiled, approximately 6 meter long, but the highly coiled छोटी हो जाती है क्वाइल्ड होकर, एक टेस्टिस के शेप में ही आ जाती हैं हाईली क्वाइल्ड होकर, और फिर वो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? वो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर इपिडिडाइमिस कहलाता है। इपिडिडाइमिस, शायद हिंदी में अधिवृषण कहते हैं क्या? तो आप ध्यान दीजिएगा कि इपिडिडाइमिस, तो इपिडिडाइमिस काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इपिडिडाइमिस में ही स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, स्पर्म की टेम्परेरी स्टोरिंग होती है। टेस्टिस में यहाँ पर तो बनने का काम है स्पर्म के, और बनने के बाद जब बन के आगे आते हैं तो इस इपिडिडाइमिस में ही ये टेम्परेरी स्टोरिंग, अस्थायी संग्रहण, क्लियर हो गया? टेम्परेरी स्टोरिंग होती है। और इस इपिडिडाइमिस को अगर हम फिर डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि ये कुल 3 पार्ट में बटा होता है। कितने पार्ट में बटा है? 3 पार्ट में। एक ऊपर की ओर देखें तो ये अपर पोर्शन पे इट इज कॉल्ड एज कैपुट इपिडिडाइमिस, एंड ऑन द लोअर पोर्शन इट इज कॉल्ड एज कार्डा इपिडिडाइमिस, क्लियर? अपर साइड इज कॉल्ड एज कैपुट इपिडिडाइमिस, एंड ऑन लोअर साइड इट इज कॉल्ड एज कार्डा इपिडिडाइमिस, एंड इन मिडिल पोर्शन इट इज कॉल्ड एज बॉडी ऑफ इपिडिडाइमिस। क्या कहलाती है? बॉडी ऑफ इपिडिडाइमिस और कॉर्पस इपिडिडाइमिस, क्लियर? तो 3 पार्ट में बटी हुई है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पूरी की पूरी इपिडिडाइमिस, ऊपर की ओर कैपुट इपिडिडाइमिस, नीचे की ओर कॉर्डा इपिडिडाइमिस, ये दिख रहे हैं आपको। कैपुट तो आपका ये हो गया, और कॉर्डा आपका ये हो गया, और उसके बाद बीच वाला जो मेजर पार्ट है, बड़ा वाला, वो बॉडी ऑफ इपिडिडाइमिस या फिर कॉर्पस इपिडिडाइमिस के नाम से जानी जाती है। कोई दिक्कत? अब इस कॉर्पस इपिडिडाइमिस के निचले हिस्से में ही, जो कि कॉर्डा इपिडिडाइमिस है, वहां तक ये इपिडिडाइमिस एक महीन ट्यूब में खुल जाती है, और ये ट्यूब कहलाती है वास डिफरेंस। क्या कहलाती है? वास डिफरेंस, क्लियर हुई? अब आप वास डिफरेंस कहाँ है, ये आपको मैं रेड से इसके अंदर एरो कर रहा हूं, क्योंकि स्पर्म बनने के बाद अभी इसी वास डिफरेंस से होते हुए अंदर एंट्री करते हैं। कहाँ पे जाते हैं? ये अंदर जाएंगे, और फिर सेमाइनल वेसिकल्स का फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड, काउपर्स ग्लैंड का फ्लूइड लेते हुए सीमेन को बनाएंगे, और फिर इजेकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, और फिर पेनिस से होते हुए ये बाहर की ओर निकलेंगे। क्लियर हो गया? तो ये चीज, ये वही वास्ट डिफरेंस है। आप माइंड पर थोड़ा सा प्रेशर डालें, ठीक? प्रेशर डालने का मतलब ये नहीं कि दबा दे कोई पकड़ के, थोड़ा सा प्रेशर डाले तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये एपिडिडाइमिस आप सेमिनल वेसिकल तक पहुंचेगी, और वहां पर जाने के बाद सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड को लेगी, और तब फिर सीमेन को बना देगी। यहाँ से तो स्पर्म जाएंगे, ये स्पर्म जा रहे हैं, और स्पर्म जाने के बाद सेमिनल वेसिकल के पास पहुंचकर उसके फ्लूइड को लेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड को लेगी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के फ्लूइड को लेगी। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसे हम काउपर ग्लैंड बोलते हैं,
इनके फ्लूइड को लेते हुए कंप्लीट सीमेन का निर्माण करेगी और फिर कंप्लीट सीमेन बनाने के बाद ये पेनिस के थ्रू बाहर आते हैं, डिस्चार्ज होंगे, या तो फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल जेनेटेलिया के अंदर इंटर करेंगे या फिर बाहर डिस्चार्ज होंगे। क्लियर हो गया? तो ये चीजें इतनी हैं। अब एक चीज और आप जान लें कि ये स्पर्म बनते कहाँ हैं। अगर हम आपसे पढ़ रहे थे ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, अब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन या एलएस की बात छोड़ दो, अब हमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा टीएस या ट्रांसवर्स सेक्शन। कैसा? ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब ये हिस्सा, और जब हम ये कट करेंगे तो हमें कुछ नई चीज दिखेगी, और नई चीज क्या दिखेगी इसके लिए हम आपसे समझते हैं। हमने आपसे कहा कि अब इसको हम जो एलएस का काम खत्म हो गया, अब टीएस का काम। अगर टीएस को काटेंगे, टीएस को काटने पर इन जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर जैसे ये है, टीएस का हम यूं काटेंगे तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर हमें ऐसे मिलेगा। बात मेरी समझ में आ गई? तो ये जो अंदर का स्ट्रक्चर मिलेगा, तो अंदर का स्ट्रक्चर हम दिखाने के लिए हमने आपको दूसरा डायग्राम बना रखा है। ये दूसरा डायग्राम बना रखा है, और ये दूसरा डायग्राम क्या है? इसमें स्पर्म प्रोडक्शन की बात बताता है। ये अगर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस कटेगा तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में हम देखेंगे कि इसमें मेनली 2 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की ओर की हम देखेंगे तो जो सबसे बाहर की ओर ये लेयर है इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया या बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे इसे हम? बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसे हम ट्यूनिका प्रोप्रिया के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर जो हम देखेंगे तो वो जो दिख रही जो ग्रीन कलर से है वो पहली लेयर वो कहलाएगी जर्मिनल एपिथेलियम। ध्यान दीजिएगा, पहली जो बाहर की ओर की लेयर है उसे हम कहेंगे ट्यूनिका प्रोप्रिया, ट्यूनिका प्रोप्रिया, और उसके अंदर वाली लेयर को हम देखेंगे उसे हम कहेंगे जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम में ही जो जर्म सेल है वही डिवाइड होके बार बार और डिवाइड होके बनाती है स्पर्म। जर्मिनल एपिथेलियम में 2 टाइप की सेल होती हैं, एक जर्म सेल और दूसरी आप देख रहे होंगे ये जो दिख रही है ग्रीन ग्रीन, ये है जर्म सेल, और दूसरी कुछ लंबी वाली सेल दिख रही हैं, ये लंबी वाली सेल कहलाती हैं, कौन सी कहलाती है? सर्टोली सेल। क्या कहलाती है? सर्टोली सेल्स। याद दीजिएगा अच्छी तरह से, जोर देकर इसको। हम कहते हैं कि स्पर्म बनता है टेस्टिस में, कहाँ बनता है इस बात को ध्यान दीजिए, जर्म सेल से ही बनता है। जर्म सेल के द्वारा, डिवीजन के द्वारा स्पर्म बनते हैं, और स्पर्म बनने के बाद इसकी कैविटी में आ जाते हैं। ये जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं टेल वाले, ये दिख रहे हैं ना, ये सब जर्म सेल से बने हुए स्पर्मेटोजोआ है। क्या है? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटिड्स। यही बाद में जाकर मैच्योर्ड स्पर्म में बदल जाते हैं। क्लियर हुआ? स्पर्मेटोलियोसिस के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ये जर्म सेल है अंदर वाली, क्योंकि जर्मिनल एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियम के बाहर ट्यूनिका प्रोप्रिया या जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं या ट्यूनिका प्रोप्रिया, इसके अंदर वाली जो ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है, इस ग्रीन कलर की लेयर को हम इसको थोड़ा और अंतर करें तो ये वाली लेयर जो दिख रही है आपको, ये जो दिखेगी ये आपकी कहलाएगी जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम में ही जर्म सेल होती हैं। जर्म सेल के डिवीजन से क्या बनती हैं? स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड्स में डेवलप होते हैं और यही स्पर्म बनते हैं। और जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी कुछ सेल होती हैं जिन्हें हम सर्टोली सेल बोलते हैं, ये डेवलपिंग स्पर्म को फीड करने का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? फीडिंग का काम करती हैं। मेरी बात समझ में आ गई? ये डेवलपिंग स्पर्म को फीडिंग करने का काम करती हैं, नरिशमेंट करने का काम करती हैं, उन्हें फूड प्रोवाइड करती हैं जिससे कि फूड खा के और ये स्पर्म डेवलप होकर मोटे ताजे तैयार हो और आगे की प्रोसेस को, अब क्योंकि स्पर्म बनने के बाद इनको काफ़ी लंबी यात्रा करनी है, इसके लिए
एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाना है, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये हेल्दी होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये जर्म सेल से बने हुए स्पर्मेटोजोआ जब तैयार हो जाते हैं तो फीडिंग के लिए ये सर्टोली सेल से चिपक जाते हैं। देखिए, और ये सर्टोली सेल फीड कर रही हैं, सब चिपक रहे हैं उनके पास। क्यों? फीडिंग के लिए, और फीडिंग करके उनको हेल्दी बनाने का काम करती है। साथ ही साथ ये जो सर्टोली सेल है, ये 2 प्रकार के हार्मोन का भी सिक्रेशन करती हैं। 2 प्रकार के हार्मोन। एक हार्मोन कौन सा होता है? एबीपी हार्मोन। एबीपी हार्मोन का मतलब ये हुआ एंटी बाइंडिंग या एंड्रोजन बाइंडिंग। एक मिनट, सॉरी, ये 2 हार्मोन है। कौन कौन से हैं? एबीपी। पहला हार्मोन कौन सा है? एबीपी। ये है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का निर्माण। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन का निर्माण करती है। और दूसरा एक प्रोटीन हार्मोन और होता है इनहिबिन, INHIBIN, इनहिबिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट होते हैं? ये सर्टोली सेल के द्वारा ही सिक्रेट किए जाते हैं। क्लियर? याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं कि सर्टोली सेल कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन का, और जिन्हें एबीपी शॉर्ट नेम कहते हैं। दूसरा इनहिबिन हार्मोन जो प्रोटीन हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। और बस आप इतना ही अभी जाने कि ये 2 हार्मोन सिक्रेट करते हैं और ये फीडिंग का काम करते हैं। सर्टोली सेल का 1-2 मेन काम है, 2 हार्मोन और डेवलपिंग स्पर्म को फीड करने का काम। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, ये भी नीट क्वेश्चन है कि सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट। तो आप जब सर्टोली सेल आर प्रेजेंट, सर्टोली सेल कहाँ होती हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्मिनल एपिथेलियम में बीच में होती हैं, जो कि फीड करने का काम करती है। याद रखिएगा। क्लियर हो गया? तो ये फीड करने का काम करें। दूसरी चीज, ये हार्मोन का सिक्रेशन, हार्मोन में एबीपी हार्मोन और इनहिबिन हार्मोन, इन 2 हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। दूसरी चीज, एक और सेल पाई जाती है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक लेयर ये दिखाई, दूसरी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगी उसकी लेयर ये है। यहाँ पर भी दूसरी सर्टोली सेल्स होंगी। ध्यान दीजिएगा, हमने बनाया नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए हम आपको बता देंगे। ये है, और इसके बीच में ये कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है। इन कनेक्टिव टिश्यू में एक सेल और होती है, और ये सेल दिख रही होंगी आपको। इन सेल को हम बोलते हैं लेडिक सेल। LE लिखा भी है, LEYDIG, लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये लेडिक सेल ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? नॉर्मली हम आपसे बता देते हैं कि टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, लेकिन रियलिटी यह है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेडिक सेल के द्वारा सिक्रेट होता है। टेस्टिस का ही पार्ट है, लेकिन पर्टिकुलर अगर पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं लेडिक सेल के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल हार्मोन है। ये मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर को शो करने का काम करते हैं। मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर क्या है? मेल का प्राइमरी कैरेक्टर तो टेस्टिस पेनिस, इसे आप देख लेते हैं, मेन की टेस्टिस है। लेकिन सेकेंडरी कैरेक्टर क्या है? इसी के प्रभाव से मेल स्वभाव में उग्र हो जाते हैं, लड़के झगड़ते फट करते हैं। ठीक। दूसरी चीज, इसी के द्वारा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं, उनकी जैसे बच्चे 12 साल के बाद 13 साल तक बड़े होते हैं तो उनकी आवाज भारी हो जाती है। उनकी आवाज भारी हो जाती है, शोल्डर्स चौड़े हो जाते हैं और दाढ़ी मूछ निकल आती है। दाढ़ी मूछ निकल आती है। अब अगर ये लेडी सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन ना करें तो फिर क्या होगा?
कि सेकेंडरी कैरेक्टर्स या सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स डेवलप ही नहीं हुए। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, एक चीज और, अगर इनको टेस्टिस को काट कर बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? एक कंडीशन मैंने पहले बताई थी कि अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते थे? क्रिप्टोरिज्म। क्रिप्टोरिज्म। तो वो कंडीशन ही थी जब टेस्टिस उधर गुहा में या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह जाए, बाहर ना निकल पाए। मैं बता देता हूँ फिर से। और अगर टेस्टिस को, मेल के टेस्टिस को काट कर ही बाहर निकाल दिया जाए, सर्जिकल मेथड से ऑपरेशन करा के हम बाहर निकाल दें, तो इसे बोलते हैं ऑर्किडेक्टोमी। ऑर्किडेक्टोमी, ORCHIDECTOMY, ऑर्किडेक्टोमी। याद रहेगा, बोलेंगे तो नहीं। इतनी चीजें आप समझ में आ गई। एक बार वंस अगेन हल्का सा हम जल्दी जल्दी कर लेते। टेस्टिस सैक में, स्क्रोटम में 3 लेयर से कवर, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की ओर धंसकर कंपार्टमेंट बनाती है और एक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं और एक कंपार्टमेंट में लगभग 1 से 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। ये सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आगे चलकर रेटी टेस्टिस में जाती हैं। रेटी टेस्टिस से वैसे इफ्रेंशिया में पहुंचते हैं। उसके बाद वास्ट डिफरेंस में पहुंचने से पहले एक ये क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में, जो कि एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडिडाइमिस में जब जाते हैं तो एपिडर्मिस के 3 पार्ट, कैपुट एपिडर्मिस, कॉडा एपिडर्मिस और बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस। कैपुट और कॉडा एपिडर्मिस में से कॉडा एपिडर्मिस के लोअर पॉइंट से ये वास्ट डिफरेंस निकलती है जो एब्डोमिनल कैविटी में घुसकर स्पर्म को ले जाने का काम करती है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन की स्टडी करें तो वो 2 लेयर की बनी होती है। आउटर लेयर को हम बेसमेंट मेम्ब्रेन या ट्यूनिका प्रोप्रिया के नाम से जानते हैं। उसके अंदर जर्मिनल इपिथेलियम होती है और जर्मिनल इपिथेलियम में जर्म सेल होती हैं। जर्म सेल से स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। जर्म सेल में बीच बीच में हम बड़ी बड़ी सर्टोली कोशिकाएं भी देखते हैं। इन सर्टोली कोशिकाओं से ही 2 प्रकार के हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, एबीपी हार्मोन और इनहिबिन हार्मोन। ठीक, एबीपी हार्मोन और इनहिबिन हार्मोन सिक्रेशन होता है और इन सर्टोली सेल से ही स्पर्मेटोजोआ का नरिशमेंट या पोषण का कार्य होता है। 2 या बीच बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, उस कनेक्टिव टिश्यू में लेडिक सेल होती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, जो मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर को शो करने का काम करते हैं। जैसे आवाज का भारी होना, शोल्डर चौड़े होना, दाढ़ी मूछ निकलना, स्वभाव में उग्रता का आना, ये सब चीजें सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स हैं। तो ये रहा आज आपका लेक्चर। ये आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे फिर पूछेंगे और जल्दी ही हम आपसे नए लेक्चर मिलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में अगर आपको न समझे तो पूछेंगे, बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, तभी हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो को देंगे। अब जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। थैंक यू।